एक अपराधी का नाम आपने सुना होगा जिसने पूरे देश में 90 के दशक में बिल्कुल जिसे कहते हैं कि पुलिस को बैकफुट पे ला दिया था। और हद तब हो गई जब उसने उस समय के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय कल्याण सिंह जी, उनकी भी हत्या की सुपारी ले ली। नमस्कार। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग मुझे पहचानते हों और ये भी हो सकता है न जानते हों। उत्तर प्रदेश के बारे में जानते ही होंगे। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, रिटायर्ड आईपीएस अफसर हूँ। एक अपराधी का नाम आपने सुना होगा जिसने पूरे देश में 90 के दशक में बिल्कुल जिसे कहते हैं कि पुलिस को बैकफुट पे ला दिया था। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, एनसीआर हो। और हद तब हो गई जब उसने उस समय के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय कल्याण सिंह जी, उनकी भी हत्या की सुपारी ले ली। इतना हिम्मती, इतना खूंखार, इतना खतरनाक अपराधी आप शायद समझ गए होंगे। वो उसका नाम श्री प्रकाश शुक्ला था और मैं उसी टीम का सदस्य जिसने श्री प्रकाश शुक्ला को न्यूट्रलाइज किया था आज से 25 साल पहले 23 सितंबर 1998 को। मैं अपने बारे में भी बता दूं, मेरा नाम राजेश पांडे है। मैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का मूल रूप से रहने वाला हूं। प्रयागराज का मतलब पहले जिसे इलाहाबाद कहते थे, वहीं का रहने वाला हूं। 1986 बैच का पीपीएस का ऑफिसर हूं और 2003 बैच में मुझे आईपीएस मिला था, यानी 2003 बैच का आईपीएस अफसर हूँ। मेरी पोस्टिंग्स एज एसपी सिटी लखनऊ, गाज़ियाबाद, मेरठ रही। प्रमोशन होने के बाद मैं एज एसएसपी लखनऊ, एसएसपी मेरठ, एसएसपी अलीगढ़, एसएसपी सहारनपुर, एसपी गोंडा और एसपी रायबरेली के पद पर रहा हूँ। इसके इतर मेरी एक पहचान और भी है। उत्तर प्रदेश के दोनों प्रीमियर पुलिस एजेंसीज एसटीएफ और एटीएस, मैं इन दोनों का फाउंडर मेंबर हूं, संस्थापक सदस्य हूं। मैं इसीलिए बता रहा था कि 90 का वो दशक जिसमें पुलिस लगभग पूरे देश में, खासकर उत्तर भारत में, बैकफुट पर हुआ करती थी। इलेक्शंस बैलेट से होते थे। इलेक्शंस में बैलेट को इधर उधर करने के लिए अपराधियों का सहारा लिया जाता था। 2-1 इलेक्शन के बाद ये अपराधी खुद इलेक्शन के मैदान में आ गए और आप अगर नज़र उठाकर देखें तो शहाबुद्दीन से लेकर उत्तर प्रदेश के जो तमाम बड़े अपराधी हैं, ये 90 के दशक की पैदाइश हैं, जो बाद में विधानसभा या लोकसभा में पहुंच गए। आप किसी नाम पर उंगली रखें, ये उसी समय के अपराध की, 90 के दशक की अपराध की उपज थे। राजनीतिक अपराधी कह लें या अपराधी राजनीतिक कह लें। और ये वही समय था जब हम लोग पुलिस बैकफुट पे थी। आप सोचिए, विधानसभा चल रही हो, उससे 200 मीटर की दूरी पर दिलीप होटल में, लखनऊ की बात कर रहा हूं, AK-47 से उसके कमरे में सैकड़ों गोलियां मारी गई। भगदड़ सी मच गई। एक और नाम आपने सुना होगा वीरेंद्र शाही का। वीरेंद्र शाही और हरिशंकर तिवारी, ये दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे थे। पूर्वांचल के बहुत बड़े माफिया थे। कहा यह जाता है कि इनकी झगड़े की वजह से ही तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह जी ने उत्तर प्रदेश गुंडा एक्ट, यह कानून, एक बड़ा स्ट्रिक्ट कानून उस समय बनाया था। वीरेंद्र शाही को दिन में 11 बजे इंदिरा नगर में, लखनऊ का एक बड़ा मोहल्ला है इंदिरा नगर, वहाँ पर एक स्कूल के पास में सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर मारा। 110 गोलियां मारी, उलट पलट कर मारा। आप सोच सकते हैं कि जब 110 गोलियां मारी गई होंगी तो शरीर पे कितने एंट्री और कितने एग्जिट के निशान पोस्टमार्टम में बनाए गए होंगे। तो ये वो अपराधी था। हिम्मत की आप दाद देंगे
कि मुख्यमंत्री की सुपारी लेने में उसे कोई हिचक नहीं हुई। फिर जब इसका इतना आतंक बढ़ा तो उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उस समय के एडीजी अजय राज शर्मा साहब को, जो कहीं और पोस्टिंग में थे, उन्हें बुलाया और उन्हें कहा कि एक यूनिट की ज़रूरत है जो सिर्फ और सिर्फ श्री प्रकाश पर काम करेगी। अजय राज शर्मा साहब ने अपनी किताब बाइटिंग द बुलेट में इस पूरी प्रोसेस को लिखा है कि किस कदर मुख्यमंत्री जी इस बात से परेशान थे कि एक अपराधी ने उनके मारने की सुपारी ली है। अजय राज शर्मा साहब ने कहा कि मैं चुनिंदा अफसर रखूंगा, अपने पसंद के अफसर रखूंगा, कम उम्र के लोगों को रखूंगा, अच्छी गाड़ियां उनको प्रोवाइड की जाए, तब मैं ज़रूर इसके बारे में सोच सकता हूं। मुख्यमंत्री जी ने उसी दिन अजय राज शर्मा को यूपी एसटीएफ बनाने के लिए आदेश किया। शुरू में 3 लोग, मैं, मेरे एसएसपी अरुण कुमार और एडिशनल एसपी सत्येंद्र वीर सिंह, इन 3 लोगों से उसकी शुरुआत हुई। 17 लोग हुए। हमें कि सिर्फ 6 महीने का समय दिया गया। उस समय ये एसटीएफ सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए बनाई गई थी, एक टारगेट के लिए। ऐसे बहुत कम उदाहरण हैं। शायद वीरप्पन के लिए भी एसटीएफ, एक अकेले अपराधी के लिए एसटीएफ का गठन किया गया था, लेकिन वो बाद में हुआ था। हमारी एसटीएफ बिल्कुल शुरुआत की मई 98 में एसटीएफ बनाई गई थी और 6 महीने के भीतर ही श्री प्रकाश शुक्ला को न्यूट्रलाइज किया गया। 23 सितंबर 98 को गाज़ियाबाद के इंदिरापुरम में हमारी टीम के साथ उसकी मुठभेड़ हुई और वही नहीं, उसके साथ 2 उसके और साथी, यानी पूरा गैंग उस समय एलिमिनेट किया गया, न्यूट्रलाइज किया गया। तब जाके लोगों ने राहत की सांस ली, वरना हज़रतगंज जैसा बाज़ार लखनऊ का शाम को 7 बजे बंद हो जाया करता था। लखनऊ के जो लोग हैं वो इस बात को जानते होंगे। इतनी दहशत। आप ये सोचिए कि बिहार की कैबिनेट का नंबर 2 मिनिस्टर ब्रिज बिहारी प्रसाद, वहाँ के जो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान है बिहार में, जो सबसे बड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूट है, वहाँ भर्ती था। श्री प्रकाश और उसके साथी उसके बगल में जाकर खड़े हुए और जहाँ उसका दरबार लगा था, और उस दरबार में 25-30 लोग असलहों से थे, लेकिन वहीं पर ब्रिज बिहारी प्रसाद की AK-47 से हत्या हुई। सारे जो असलहों वाले, उनके जो सिक्योरिटी के लोग थे, सब भाग गए। तो उस एसटीएफ ने ये शुरुआत उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश से हुई थी। उसके बाद उत्तर भारत के तमाम राज्यों में एसटीएफ का गठन किया गया और आज ये जो एसटीएफ है, इसका स्वरूप बहुत बदल गया है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो गया है। रेंज हेडक्वार्टर्स पे इसकी एक ऑफिसेज हैं। सर्विलांस की मास्टरी उत्तर प्रदेश एसटीएफ के पास है और ऑर्गेनाइज क्राइम का जड़ समूल एसटीएफ ने तब से आज तक नष्ट कर दिया है। मित्रों, आप यूपीएससी की तैयारी में लगे हैं। यूपीएससी आपके लिए गोल है। यूपीएससी के सिवा आप और कुछ देख नहीं रहे हैं। अर्जुन की उस मछली की आंख है। उस सिलसिले में भी मैं आपको कुछ मशवरा तो नहीं कहूँगा, अपनी आप बीती या अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। हमारे ज़माने की तो बात आप छोड़ दीजिए, इसलिए क्योंकि तब से अब तक यूपीएससी के एग्ज़ाम पैटर्न में, सब्जेक्ट्स में, इवैल्यूएशन के पैटर्न में बहुत बदलाव आ गया। मैंने हाल फिलहाल में जब उसको देखा, 2017 से मेरे बच्चों ने भी सिविल सर्विसेज देना शुरू किया। 2017 में प्रीलिम्स का कट ऑफ 116 गया था। पिछली साल 2022 में ये कट ऑफ 87 गया और इस साल अभी वो रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद पता लगेगा, लेकिन अंदाज है कि वो 80-82 के आसपास है। आखिर ऐसा क्या हुआ? क्यों इतने बड़े बदलाव हुए? कोरोना काल में हमारी जो पढ़ने पढ़ाने की कला है, जो विधा है, पढ़ने पढ़ाने का जो सिस्टम है, उसमें भी बड़ा आमूल-चूल परिवर्तन हुआ। पहले लोग भाग के जाते थे कोचिंग करने के लिए। बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों के नाम थे, बड़ी मोटी मोटी फीस थी। कोरोना में ये सब बंद हुआ तो ऑनलाइन शिक्षा की बात शुरू हुई। इसी बीच में टेलीग्राम पर सारे मटेरियल, स्टडी के मटेरियल आने लगे और पिछले 2 साल में कुछ बच्चों को मैं जानता हूँ जो सक्सेस हुए,
जिन्हें सक्सेस मिली या सक्सेसफुल हुए फाइनल लिस्ट में आने में, उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई, पूरी प्रिपरेशन ऑनलाइन ही की। इतना मटेरियल आज की तारीख में उपलब्ध है। पहले हम लोगों के ज़माने में, आज से 5 साल 7 साल पहले, बेसिक बुक्स एनसीईआरटी की बात की जाती थी, जाइए खरीद कर ले आइए, पहले फर्स्ट रीडिंग करिए, सेकंड रीडिंग में अंडरलाइन करिए, थर्ड रीडिंग में उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए, फोर्थ रीडिंग में बुलेट पॉइंट्स बनाइए, ताकि एग्ज़ाम के पहले आप उन बुलेट पॉइंट्स को पढ़ के और अपीयर हो सकें। ये भी अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। जो टेक्नोलॉजी के सहारे अब टैब पर, जो टैब या लैपटॉप कह लें, टैब चूँकि आराम से लेके लोग घूम रहे हैं, टैब पर उनको अच्छे स्टूडेंट्स की कॉपीज़ मिल जा रही हैं। जो मेंस के पेपर आप लिखते हैं, सैम्पल पेपर, अलग अलग कोचिंग के, पैसा देते हैं आप उनको, वो प्रैक्टिस कराते हैं आपकी, वो नेचुरल एनवायरनमेंट तैयार करके उसी समय में, उसी तरह के क्लास में बैठा के आपको पेपर देते हैं, उसको इवेल्युएट कराते हैं, और जिस समय ये कराते हैं, आपसे फ़ीस लेते हैं, उस समय वो आपका नाम, रोल नंबर सब ले लेते हैं। जब आप लिस्ट में होते हैं तो सारे लोग क्लेम करते हैं साहब हमारे यहाँ से पढ़े हुए हैं, और फिर आपने जो टेस्ट में वो कॉपीज़ लिखी थी वो पब्लिक में आ जाती हैं। बच्चे, नए वाले बच्चे, ये उसी कॉपीज़ को स्कैन करके, उसी से इम्पॉर्टेंट लाइंस कॉपी पेस्ट करके अपने नोट्स बना ले रहे हैं। सब कुछ टैब में है, टैब में पढ़ रहे हैं, टैब में रिपीट कर रहे हैं। बहुत कम ऐसे हैं जो टैब से निकाल के उसके हार्ड प्रिंट निकाल कर उसको पढ़ रहे हैं। तो बहुत बड़े बड़े चेंज। एक चेंज और बताऊं, एग्ज़ाम के पैटर्न में जो सवाल पूछे जाते हैं, लास्ट ईयर प्रीलिम्स में 7 ऐसे सवाल पूछे गए जिसमें ऑप्शंस ABCD थे, सब अलग अलग उसके स्टेटमेंट्स थे, और नीचे पूछा गया कि 1 ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, 2 ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, 3 ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये नहीं कहा गया कि A इज करेक्ट, B इज करेक्ट, AB इज करेक्ट, ABC इज करेक्ट, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। अब सारे स्टेटमेंट्स की जानकारी अगर आपको नहीं होगी तो आप इस सवाल को नहीं कर पाएंगे। चेंज किया इस बार, होश फाख्ता हो गए एग्जामिनेशन हॉल में बच्चों के, जब उस पैटर्न के 45-46 सवाल इस साल पूछे गए। तो आपको समय के साथ बदलना होगा, सिलेबस को बदलना पड़ेगा आपको, सिलेबस को आपको पढ़ना पड़ेगा, सिलेबस के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। PYQs को खूब अच्छी तरह, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जितना अच्छी तरह आप एनालाइज कर सकें उसको एनालाइज कर लें। इसके अलावा भी आपको इसका स्कोप रखना होगा कि अगर इन्हीं में से कुछ नई चीज़ पूछी जाए, क्योंकि बहुत ट्रिक्स चले इस बीच में, एलिमिनेशन ट्रिक्स बच्चे सब जानते हैं, किसके किसके वीडियोस नाम लेना ठीक नहीं है। वीडियोस देख देख के आज इस बार के प्रीलिम्स के पेपर में बच्चों ने देखा तो सारी ट्रिक्स फेल हो गई। तो आप समय के साथ बदलिए। समय के साथ अगर आप नहीं बदले तो आपने जो गोल सोच रखा है उसको अचीव करने में दिक्कत होगी। मैं ये तो नहीं कहूँगा नहीं कर पाएंगे, लेकिन थोड़ी परेशानी होगी, अटेम्प्ट्स आपके बर्बाद होंगे और मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए बिल्कुल अपडेट रहिए। पढ़ाई की जो उसका पढ़ाई का जो तरीका है उसमें अपडेट रहिए, क्वेश्चंस में अपडेट रहिए, क्वेश्चन के टाइप में अपडेट रहिए, और ये मान के चलिए कि आपको आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप UPSC को क्रैक करेंगे। एक छोटा सा पक्षी होता है टिटहिरी जिसे कहते हैं, जब पानी की बरसात होती है तो वो अपनी दोनों टांगें ऊपर कर लेता है और वो ये कहता है कि बादल को मैं नीचे नहीं आने दूंगा। बहुत ही कमज़ोर सा पक्षी होता है वो टिटहिरी, लेकिन उसकी हिम्मत देखिए कि उसे ऐसा लगता है कि मैं पूरी कायनात को नीचे नहीं आने दूंगा, उसको अपने दोनों पंजों में रोक दूंगा। इस तरह की हिम्मत आपको चाहिए। जब आप इस तरह की हिम्मत करेंगे, इस तरह का साहस करेंगे, इस तरह का जज्बा रखेंगे, इस तरह का गोल 24 घंटे अपने गोल की तरफ देखेंगे, आप यकीन मानिए आप हर हाल में सक्सेसफुल होंगे। एक प्रश्न ये भी उठता है, कभी कभी पूछा जाता है कि भाई आप क्यों IPS में आना चाहते हैं,
आईएएस या आईपीएस में क्यों आना चाहते हैं। आईपीएस और आईएएस या यूपीएससी से दी गई परीक्षाएं, ली गई परीक्षाएं या सिलेक्शन प्रोसेस, ये शायद देश की सबसे बड़ी परीक्षाएं हैं और इससे निकले हुए लोग देश के सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट्स माने जाते हैं। तो आईपीएस में पहले अगर आपने, जैसे कभी कभी कुछ लोग आईपीएस को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, आईएएस को सेकंड कर देते हैं, लेकिन जो नॉर्मल ट्रेडिशन है, पहला इंडियन फॉरेन सर्विस, सेकंड आईएएस और थर्ड आईपीएस, फिर रेवेन्यू सर्विसेज और इसके बाद की सर्विसेज लाइन अप करते हैं। तो जो दूर से दिखाई देता है कि साहब अगर हम पुलिस में जाएंगे तो गाड़ी होगी, उस पर नीली बत्ती लगी होगी, रुतबा होगा, चौराहे चौराहे पुलिस वाले सैल्यूट करेंगे, हम जिसके यहाँ खड़े हो जाएंगे उसकी सांसें थम जाएंगी, इतना भय हो जाएगा और इतना रौब किसी दूसरी सेवा में नहीं है, हम इसलिए आईपीएस बनना चाहते हैं। अगर आप इस सोच से आईपीएस में जा रहे हैं तो ये सोच ठीक नहीं है। अगर आप वहां तक पहुंच गए इस सोच के साथ तो आप यकीन मानिए भटक जाएंगे। बहुत मुश्किल डगर है। देखिए, आप सीधे पब्लिक के कांटेक्ट में हैं, पहला कांटेक्ट पुलिस का, और सबसे अधिक यकीन पुलिस वाले पर पब्लिक करती है कि अगर कुछ होगा तो यही हमारी रक्षा करेंगे। अगर आप वो डिलीवर नहीं कर पाएंगे, अगर पब्लिक के मन में ये आ गया कि नहीं साहब ये तो किसी काम के नहीं है, तो फिर आपका रास्ता इधर उधर होने में जरा सी भी देर नहीं लगेगी। आप ये सोचिए कि आपसे जितनी एक्सपेक्टेशन है सोसाइटी को, आप उसमें से कितना पूरा कर पा रहे हैं। डकैती हुई, चोरी हुई, और अब तो बिल्कुल नए तरह का अपराध आया है, साइबर क्राइम। अगर किसी का बैंक अकाउंट अचानक एक दिन खाली हो गया, हम कहते हैं किसी स्टूडेंट का जिसके पास, बेचारे के पास 20,000 रुपए थे एक महीने के लिए, पीजी में रहता है, पैसा देता है, खाने का पैसा इधर उधर, 15-20 हज़ार रुपये अगर उसके खाली हो गए, उसके दिल पे क्या बीतेगी। वो सीधे पुलिस स्टेशन जाएगा, साइबर पुलिस स्टेशन जाएगा और वहाँ बताएगा कि साहब देखिए इस तरह से मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। आप अगर संजीदा हैं, आप अगर काम को जानते हैं, तो आप वहाँ तक पहुँचेंगे, उस बच्चे की का जो गया है वो रिकवर कराएंगे। आपके ऊपर कॉन्फिडेंस होगा लोगों को। 10 जगह लोग कहेंगे कि बड़ा अच्छा पुलिस अफसर है साहब ये, देखिए एक दिन के भीतर हमारा सारा पैसा रिकवर करके दे दिया। तो अगर आप इस इच्छा से, या अगर आप इस अपने विजन से कि आपको आईपीएस में क्यों जाना है, आप एकदम अलग हैं। देखिए, अपराध जब से ये दुनिया है तब से अपराध है, और अपराधियों से लड़ने के लिए सुरक्षा के जो कर्मी हैं वो भी किसी भी पीरियड में देख लीजिए आप, हमेशा रहे हैं। लेकिन तकनीकी के इस युग में अब ज़्यादा सजग रहना पड़ेगा। देखिए, हम उस दौर की भी बात कर रहे हैं जब डकैती बड़ा मेजर क्राइम हुआ करता था, जब हम लोगों ने नौकरी शुरू की थी। डकैतों ने गांव घेर लिया, दरवाजे को तोड़ा, फाड़ा, फरसे से चीरा, भीतर गए। बड़ा आदमी अपने पैसे को बड़ी तिजोरी में ज़मीन में गाड़ के रखता था, ज़मीन से खोद के निकाला, ताला तोड़ा, लूटा और 4 घंटे तक लूटपाट करने के बाद फायरिंग करके चले गए। आज की तारीख में ये संभव नहीं है। जो 112 है पूरे देश में, सबके पास है ये, और अगर बगल में आहट भी होगी तो कहीं कहीं रिस्पांस टाइम 10 मिनट है, कहीं 20 मिनट है, 30 मिनट है, लेकिन आधे घंटे में हर हाल में पुलिस पहुंच जाएगी। वो 4 घंटे तक गांव में तांडव मचाकर लूटने वाला काम बंद हो जाएगा। तो पुलिस को भी धीरे धीरे समय के साथ बदलना पड़ा, पुलिस बदली। और मैं 90 के दशक का जिक्र कर रहा था, मोबाइल फ़ोन आए थे। श्री प्रकाश ने एक के बाद एक, विवेक श्रीवास्तव एक बड़ा लॉटरी व्यवसायी था प्रदेश का, लाटूश रोड में कैसरबाग में शाम को घर लौट रहा था, 50 गोलियां मारी उसे। बड़े बड़े व्यवसायियों से उसने पैसे वसूल लिए। सबसे बड़े बिल्डर मूलराज अरोरा थे, दिन के 11 बजे उनके ऑफिस से उठाकर ले गया और बहुत बड़ी रैंसम उससे ली। के रस्तोगी जो सबसे बड़े मेडिकल
एजेंसी के मालिक थे, उनके बेटे को किडनैप किया, उन्होंने विरोध करने की कोशिश की, उन्हें गोली मार दी। ये सब लखनऊ में हुआ। दिक्कत ये थी कि हमारे पास मोबाइल फ़ोन नहीं थे। आए थे, 4 टावर लगे थे, कुछ लोगों के पास मोबाइल फ़ोन थे और वो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा था। लैंडलाइन को सुनने के लिए जो टेलीफोन के खंभे हुआ करते थे, उसके डीपी बॉक्स में 2 तार लगाकर, टेंट लगाकर नीचे हम और हमारे सीनियर्स अरुण कुमार साहब और सत्येंद्र सिंह साहब उसमें बैठे रहते थे पैरेलल लाइन पे सुनने के लिए, जिसमें हमेशा ये दिक्कत होती थी या हमेशा ये डर बना होता था कि सामने वाले को अगर बाहर की जरा सी भी आवाज़ लग गई तो उसे शक हो जाएगा कि हमारी कॉल रिकॉर्ड हो रही है। उसके बाद मोबाइल आए। उस समय सुओ मोटो रिकॉर्डिंग ऐप्स नहीं थे। एक अलग से ऐप उसमें से डाउनलोड करके अपने मोबाइल में ले आइए, लेकिन उसमें बीप बजती थी। सामने वाले को समझ में आ जा रहा है कि मेरी कॉल रिकॉर्ड की जा रही है। फिर धीरे 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 टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ। श्री प्रकाश शुक्ला को चेस किया गया, उसकी लोकेशन सीडीआर से निकलती गई, उसकी कॉल हम लोगों ने डाइवर्ट करके सुनी और फिर हम अपने मुकाम तक पहुंच गए। हमें जिस लिए बनाया गया था, हमें जिस लिए इकट्ठा किया गया था, एसटीएफ जिस लिए बनाई गई थी, वो टारगेट हासिल कर लिया गया। इसके बाद एक और बड़ा एनकाउंटर हुआ एसटीएफ ने किया कलकत्ता में, पार्क स्ट्रीट के पास। जो भी वेस्ट बंगाल में कलकत्ता के रहने वाले हैं या थोड़ा बहुत क्राइम को परसू करते हैं, वहाँ बबलू श्रीवास्तव के पूरे गैंग के साथ हम लोगों की मुठभेड़ हुई। पूरे गैंग को गोली लगी, 4 वहीं मर गए, 2 घायल हो गए, जिनमें सीबीआई का रिवार्डी मंजीत सिंह मंगे था। उसी की इन्फॉर्मेशन पे हम लोग बाई रोड लखनऊ से कलकत्ता गए थे, पूरी टीम गई थी। एलडी अरोरा एक कस्टम्स कमिश्नर थे, जिनको बबलू श्रीवास्तव, मंगे और सैनी ने, तीनों ने इलाहाबाद में उनके सरकारी आवास के ठीक सामने दिन दहाड़े गोलियां मार दी थी। एलडी अरोरा बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध कस्टम अधिकारी थे जो मुंबई में तैनात थे और उनके पीछे वहाँ के दाऊद के गैंग के लोग पड़ गए थे और फाइनली उसे यहाँ मारा गया। उसी में ये रिवार्डी था और वहाँ पर गोलियां चली एसटीएफ से, 4 लोग मौके पर मारे। दिन में हुआ ऐसा, 7 साढ़े 7 बजे का समय था। स्कूल जाने वाले बच्चे सब पटरियों पे स्कूल जा रहे थे, वहीं ये क्रॉस फायरिंग हुई थी। और उसके बाद धीरे 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 ऑर्गेनाइज क्राइम, फेक करेंसी नोट्स, स्मगलिंग ऑफ आर्म्स, ये सब उसमें शामिल हुए। इतना उस पीरियड में बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, माफिया से, बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल से को भगा दिया गया उस समय वहाँ से। और मैं अगर पुलिस में न होता तो मुझे कोई न जानता। इस काम के लिए मुझे 4 प्रेसिडेंट्स गैलेंट्री मेडल दिए गए हैं। इस तरह का काम, चूँकि धीरे धीरे जब सर्विलांस का काम शुरू हुआ, हम लोग बिल्कुल सटीक जगह पर कम समय में पहुंच जाते थे, मुठभेड़ होती थी, अपराधी मारा जाता था। आप एक चीज़ और सोचिए कि 100 गोलियां मारी जा रही हों, कैसा बीतेगा आप पे। कोई ये बॉर्डर का झगड़ा तो है नहीं कि हमेशा 24 घंटे गोलियां चल रही हैं। एक और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं। मैं संयुक्त राष्ट्र संघ के डिप्यूटेशन पर कोसोवो गया साल भर के लिए। कोसोवो फॉर्मर यूगोस्लाविया से अलग होकर एक नया देश बना है। हम लोग, जो हमारा कंटिंजेंट था यूएन का, यूएन पीस कीपिंग मिशन का, वो लास्ट कंटिंजेंट था और वहाँ पर हम लोगों के उसी पीरियड में कोसोवो आज़ाद हुआ। उसने अपने आप को आज़ाद देश घोषित किया। एक तारीख बताई गई कि इस दिन से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू होगा। उस रात 12 बजे कोसोवो के हर घर की छतों से AK-47 के फायर हुए थे। हम लोग, मतलब अब हम, ऐसा कभी सिचुएशन किसी के सामने नहीं आई थी। जितना वहाँ पे इंडियन या बाकी और कंट्रीज़ के कंटिंजेंट के पुलिस ऑफिसर्स गए थे, हम लोगों ने कभी नहीं ये सुना था कि एक रात में 2 घंटे तक हजार आदमी एक साथ AK-47 के, हालांकि वो खुशी में किए गए फायर थे, लेकिन फायर थे। कहने का आशय ये कि जो उस समय का दौर था, 90 का दशक, 2005 तक, जब तक कि आपके GPS लोकेशन, CDR और आपके जो
मॉडर्न इक्विपमेंट्स जितने हैं, ये जब तक नहीं आए थे, मैनुअल पुल्सिंग होती थी। मैनुअल पुल्सिंग क्राइम की शुरुआत, यानी एफआईआर के लिखने से, एफआईआर तब मैनुअल लिखी जाती थी। अब सारा कंप्यूटराइज्ड है, पूरा सिस्टम है सीसीटीएनएस का, पूरे देश में एक जैसा है, फॉर्मेट एक जैसा है। जहाँ जहाँ की जो भाषा है वो भाषा अलग अलग है, लेकिन किस फॉर्मेट में या किस खाने में किस नंबर पर, उसमें किन धाराओं में मुकदमा लिखा गया है वो लिखा जाता है। हिस्ट्री ऑफ जो तहरीर होती है, यानी जो शिकायत की गई, वो कहाँ लिखा जाता है। तो आप देश के किसी कोने की कोई एफआईआर पढ़ेंगे, आपको अंदाज लग जाएगा किस संबंध में ये एफआईआर है। फिर वो भी ज़माना हम लोगों ने देखा जब किसी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की एब्सेंस में, कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस नहीं है और बहुत बड़े बड़े मुकदमे छूट गए, बहुत जिसको कहते हैं कि बहुत ही खराब क्राइम के में कुछ नहीं हुआ। लोग दोष देते हैं इसमें जुडिशियल सिस्टम को, ऐसा नहीं है। एक उदाहरण मैं आपको दे दूं, बड़ा ग्लेरिंग एग्जाम्पल है सुल्तानपुर का। 24 जुलाई 1997 की बात है। वहाँ जनता इंटर कॉलेज में एक प्रिंसिपल साहब थे, बड़े साहित्यकार थे। वहाँ स्कूल में दो फाड़ थे मैनेजमेंट के। एक मैनेजमेंट ने उनको नियुक्त कर दिया, दूसरा उसका विरोध कर रहा था। दिन के 11:30 बजे अपोजिट वाला मैनेजमेंट के सब बदमाश लोग उनको उनके चैम्बर से घसीट कर ले आए। बीच में जो प्रेयर के लिए ग्राउंड होता है, जहाँ पर वो फ्लैग पोस्ट लगी होती है, उसी के नीचे उनको गोलियां मारी गई, चाकू से मारा गया। 2000 उस उस इंटर कॉलेज में 2000 लड़के सब अपने कमरों से बाहर आ गए। करीब 50 टीचर थे, वो भी कमरों से बाहर आ गए और उनकी हत्या करने के बाद वो वहां से चले गए। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी मुकदमा लिखाने की। ऑफिस के एक बाबू से मुकदमा लिखाया गया। मुकदमा ट्रायल पर आया। बाबू ने कहा कि साहब हम तो थे ही नहीं, मुझसे जबरदस्ती लिखा दिया गया। होस्टाइल हो गया वो, और सारे नामजद मुलजिम सब छूट गए, एज इफ कि कुछ हुआ ही नहीं था। इसलिए कि आज का दौर होता तो कम से कम 50 लोग मोबाइल में इसको रिकॉर्ड कर रहे होते। आज का दौर होता तो उस कॉलेज कैंपस में जरूर सीसीटीवी लगी होती। आज का कैंपस हुआ तो जो लोग आए थे उनके मोबाइल को ट्रैक किया जाता, सीडीआर से उसकी लोकेशन निकाली जाती। इतना बड़ा अंतर आज की तारीख में तब से आया है। मैं आपको बता रहा था कि एक बिल्कुल लेटेस्ट घटना पिछले साल की सूरत की है, अहमदाबाद की। सूरत में एक बच्ची, एक कम उम्र की लड़की ग्रीष्मा वकारिया, स्कूल से ये कॉलेज में गई और इसका कोई पीछा कर रहा था, या एक तरफा उसका कोई अफेक्शन किसी लड़के का रहा होगा जिसका उसे कम आइडिया था कि ये पीछा हमारा करता। उसने भी किसी तरह से कॉलेज में एडमिशन ले लिया। एक दिन उसने अपने मन की बात उस लड़के ने कॉलेज कैंपस में उससे कह दी। ग्रीष्मा ने साफ मना कर दिया। 4-5 दिन उसने वेट किया या बार बार फिर उससे अपनी बात कहने की कोशिश की। फिर उसने ऑनलाइन एक परचेज की चाकू अपने बैग में रखा। जिस दिन की ये घटना है उस दिन लड़की ग्रीष्मा वहां से अपने कॉलेज से निकली घर के लिए। इसने पीछा किया, जब तक ये पहुंचता वो अपने घर के भीतर हो गई। कॉल बेल इसने दबाई, उनके चाचा निकले और चाचा से कहा कि ग्रीष्मा को बुला दीजिए, मैं बात करूँ। उनका तुम्हारा नाम क्या? बोले बुला दीजिए। चाचा को वहीं चाकू मार दिया। हल्ला हुआ, ग्रीष्मा भी बाहर आ गई। ग्रीष्मा का बाल पकड़कर उसे उसके मकान से करीब 20 कदम आगे ले गया, एक पार्क है, और फिर जोर जोर से उसके गर्दन पे चाकू लगा के उसने कहा कि अगर ये शादी के लिए हाँ नहीं करती तो मैं इसे मार दूंगा। भीड़ इकट्ठा हो गई, कोई 200 लोग वहां आए, सब अपने अपने मोबाइल से इंसिडेंट को रिकॉर्ड कर रहे थे। और ये बात करते करते ही उसने चाकू से गला काट दिया। ग्रीष्मा वहीं गिरी और उसका देहांत हो गया। 19 साल या 20 साल की लड़की रही होगी। जब उसने मार दिया फिर तब तक 15-20 मिनट हो गए थे, पुलिस भी आ गई, लोगों ने घेर के उसे पकड़ लिया। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस वो मोबाइल फोन पर रिकॉर्डेड वीडियोस थे। बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी।
70-80 वीडियोस, उनके फ़ोन का फॉरेंसिक एग्जामिनेशन कि इसी फ़ोन से रिकॉर्ड किया गया है, उनके सीडीआर की लोकेशन की ये मौके पे थे, और उनका 2 लाइन का बयान कि हाँ मैं उस समय था, ये मेरा फ़ोन है, इसी फ़ोन से मैंने वो रिकॉर्ड किया था जो मेरे आँख के सामने घट रहा था। चाचा का बयान जो बच गए, जान बच गई, घर वालों का बयान, क्लास टीचर का बयान, जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो बयान, और 6 महीने के भीतर जब इसका ट्रायल हुआ, ट्रायल के बाद जो ट्रायल कोर्ट है, सेशंस कोर्ट है सूरत की, उसने उस लड़के को कैपिटल पनिशमेंट दिया। अभी अपील होगी, बड़ा लंबा प्रोसेस है, आप सब जानते हैं। निर्भया में आपने देखा कि फांसी होते होते कितना समय लग गया था। लेकिन ये मैं इसलिए आपको एम्फेसिस करके बता रहा हूं कि एक वो दौर था, एक आज का दौर है। तमाम ऐसे उस समय के अपराध हैं, बहुत ही गंभीर गंभीर अपराध हैं, जिसमें मैनुअली गवाह लिखे गए, मैनुअली उनका नाम लिखा गया। वो या तो कोर्ट तक पहुँचे नहीं, कहीं कंप्रोमाइज़ हो गए, अगर पहुँचे तो होस्टाइल हो गए, बहुत ज़्यादा जिद की तो मारे गए। आज की तारीख में ये संभव नहीं है। अभी एक और बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है पुलिस के लिए। आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, इन तीनों को, इनमें आमूल-चूल परिवर्तन किया गया है, बदला गया है। स्टैंडिंग कमेटी को गया है, वहाँ से रेटिफाई होके आ जाएगा, फिर पार्लियामेंट में आएगा, पास हो जाएगा। अब आप सोचिए लॉ कॉलेजेस का क्या होगा? टीचर्स जो पढ़ाते हैं हमेशा, उनको फिर से पढ़ना पड़ेगा। वकील जो 30-30, 40 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको पढ़ना पड़ेगा। लॉ स्टूडेंट्स को नए सिरे से पढ़ना पड़ेगा। जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स जो बैठते हैं, सुनते हैं, उनको भी नए सिरे से पढ़ना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा चैलेंज अब फिर लोगों के सामने, और मैं बच्चों से कहूँगा इसको बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करें, इसमें आने वाली परेशानियों को, इसमें जो कुछ भी। मेरे कहने का कुल आशय ये कि बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है पुलिस का। हर दिन नया चैलेंज है, हर दिन आपकी प्रायोरिटी बदल जाएगी। पहले पुलिस के लिए कहा जाता था कि ये प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम, यही 2 काम हैं उनके। उस समय ये वीआईपी ड्यूटी, बंदोबस्त, इन सब का कोई कंसेप्ट नहीं था। आज सारी पुलिस इसी में उलझी हुई है। कोई क्राइम होता है तो पूरी की पूरी पब्लिक, अखबार, टीवी, वो पुलिस की तरफ देखते हैं कि कितनी जल्दी इसको वर्कआउट करता है। पुलिस पर दबाव होता है, लेकिन वर्कआउट होते हैं। जब वर्कआउट होते हैं तो वही वाहवाही होती है। तो अगर आप इस सेवा में आ रहे हैं या इस सेवा में आना चाहते हैं, आपने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है कि हमें इसी सेवा में, आईपीएस में ही जाना है, तो ये उसके चैलेंजेस हैं, ये उसकी तकलीफ़ें हैं। सिर्फ यही नहीं है कि आप बत्ती लगा के घूम रहे हैं, 10, 20, 50 सिपाही आपके सामने पड़ रहे हैं, आपसे लोग डर रहे हैं, आपसे बात करने में लोग हिचक रहे हैं, जो देख के आपको ये लगता है कि ये सिनेमा में या मूवीज़ में अच्छा लगता है देख के। बहुत चैलेंजेस हैं, और बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। बड़ा रोमांचकारी ये काम है। ये एक तरह का काम नहीं है कि सुबह से शाम तक एक तरह का काम है। अभी वीआईपी ड्यूटी है, फिर मर्डर हो गया, पता लगा लूट हो गई किसी बड़े बिजनेसमैन से, एक ही दिन में सब हो गया, सब जगह अलग अलग टीम लगानी है, सबको वर्कआउट करना है, प्रेशर बहुत है, बड़ा रोमांच है पुलिस पे। आप कितनों का कितना भला करते हैं आपको आइडिया भी नहीं है। अगर किसी की साइकिल चोरी हो गई, गरीब आदमी की, जो साइकिल दोबारा खरीद नहीं सकता, अगर आपके प्रयास से उसको साइकिल मिलेगी, सारी जिंदगी याद रखेगा, क्योंकि साइकिल ही उसकी थाती थी। तो चैलेंजेस, आप, मैंने आपको बताया, चैलेंजेस तो इतने हैं कि उनकी कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। वीरप्पन के ऑपरेशन को इतना लंबा खींचना पड़ा। जो लोग इसको परसू कर रहे थे उन्होंने देखा होगा कि समय समय पर ऐसा लगता था कि बस सारी गलती पुलिस की है। लेकिन जब पुलिस सक्सेसफुल हुई, और कैसे सक्सेसफुल हुई, क्यों सक्सेसफुल हुई, किस अधिकारी ने इसको फ्रंट से लीड किया, के विजय कुमार साहब जो उस समय के डीजी थे, कितना नाम है उनका।
अच्छे पुलिस अधिकारियों को सब जानते हैं, नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। उससे ज़्यादा ऐसे अधिकारियों को जानते होंगे जो अच्छे नहीं हैं या उतने अच्छे नहीं हैं या जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया या जिन्हें लोग बहुत जल्दी भूल गए फील्ड पोस्टिंग के बाद, ऐसे भी अधिकारी हैं। तो आप इन चैलेंज को स्वीकार करिए। और इन चैलेंज के बारे में मैंने कोविड में जब सब कुछ बंद हो गया, सब खाली हो गए, पुलिस का काम भी बंद हो गया था, कोई क्राइम नहीं होता था उस समय, सब घरों में कैद थे, तो मैंने भी क्राइम पर एक सीरीज शुरू की यूट्यूब पे, किस्सा गोई के नाम से। और उसमें कोई ऐसा क्राइम बच गया है या छूट गया है, कोई ऐसा नहीं है जो मेरी 34 साल की सेवा के दरमियान घटा हो। उसके कारण, निवारण, सावधानी, ट्रायल की क्या स्टेज है, ये सब मैं उसमें बताता हूँ और लेसन्स लर्न लास्ट में बताता हूँ। कभी कभार किसी इंपॉर्टेंट केसेस के बारे में आपको जानकारी करनी हो तो आप देखिए। और शिव प्रकाश के जैसे के विजय कुमार साहब ने वीरप्पन पर एक किताब लिखी, पूरे ऑपरेशन पर, मैंने भी शिव प्रकाश शुक्ला के ऑपरेशन पे एक किताब लिखी। अभी 2-3 महीने पहले वो रिलीज़ हुई है। उसका नाम है ऑपरेशन बजूका। लोगों ने पूछा साहब बजूका क्या है, तो बजूका एक तरह का कंधे पर लेके चलने वाला हथियार है जो जिसमें ग्रेनेड डाल के उसे लॉन्च किया जाता है। आप अफ़गानिस्तान में जो लोग क्लिप्स में दिखाई देते हैं तालिबानी लोग, वो कंधे पे ही वो उसको बजूका कहते हैं। और उस समय अजरा शर्मा साहब ने इसको ऑपरेशन बजूका इसलिए कहा था क्योंकि AK-47 से वो सारी हत्याएं कर रहा था शिव प्रकाश शुक्ला। तो अगर नाम से कहा जाता तो लीक हो जाती कहीं ना कहीं बात। तो बजूका कहने से ये समझ में आ जाता था कि हमको उस ऑपरेशन के संबंध में बताना है या पूछना है या प्रोग्रेस बतानी है या उसके बारे में जानकारी देनी है। तो क्राइम ऐसा सब्जेक्ट है, वो पहले बिल्कुल जैसे ये कहते हैं ना कि लोग थानों में जाने से डरते हैं, आज भी डरते हैं। तमाम बदलाव के बाद वो स्केल नहीं है, लेकिन आज भी शरीफ आदमी कहता है साहब हम थाने नहीं जाएंगे, साहब किसी को मेरे साथ भेज दीजिए। एक माइंडसेट बना हुआ है ब्रिटिश पीरियड से, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने पुलिस का जो गठन यहाँ किया या जो हमारा पुराना पुलिस एक्ट था, वो सिर्फ डराने के लिए, वो दंड देने के लिए था। उस समय की पुलिस न्याय देने के लिए नहीं थी, केवल और केवल दंड देने के लिए थी। पकड़िए, पीटिए, मारिए, बंद करिए, मुकदमा लिखिए, चार्जशीट करिए, सजा दिलवाइए। न्याय नहीं मिलता था। वो दिमाग में, वो लोगों के दिमाग में बैठ गया है, समय लगेगा उसको जाने में। तो इसलिए आप तैयारी करिए और मैं प्रार्थना करूंगा कि आप बिल्कुल अपना गोल बनाइए, IPS में आइए, यहाँ पर फील्ड में आइए, देखिए कितना, जिसको कहते हैं खुला मैदान है। इतने ऑप्शंस हैं पुलिस की नौकरी में, किसी दूसरी सेवा में नहीं है। पैरामिलिट्री फोर्सेस में आप डिप्यूटेशन पे जा सकते हैं, IB RAW में आप जा सकते हैं। कितने बड़े बड़े ऑपरेशन RAW और IB ने की है, हमारे IPS अफसर ही जाते हैं उसमें। CPMF में, BSF में, CRPF में, बॉर्डर पे आप जा सकते हैं। सबके अपने अपने जज्बे और टेस्ट की बात है, कौन किस तरह कहाँ जाना चाहता है। लेकिन खाली केवल अगर ये सोच के कि बड़ा पंप एंड शो बहुत है, बहुत लोग डरते हैं, बड़ा हमारा सम्मान होगा, ये सोच के आना ठीक नहीं होगा। बहुत चैलेंजेस हैं, बहुत मज़ा आता है काम करने में, बहुत ढेर सारा मज़ा आता है। आपको जब किसी केस को वर्कआउट करना पड़ेगा तब आपको अंदाज लगेगा। बैठ के रात रात भर अगर CDR आप देखेंगे, एनालाइज करेंगे, किससे किसकी बात हो रही थी, किससे किसकी बात हो रही थी, उस पर गेसवर्क आपका चलेगा, डूब जाता है आदमी उसी में। तो इसलिए बहुत से चैलेंजेस हैं और बड़ा रोमांचकारी, रोमांच से भरा हुआ ये सर्विस है। मेहनत करिए और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप अपनी मेहनत में सफल हों। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है IAS ऑफिसर बनना, लेकिन ये जर्नी बहुत महंगी है और इसलिए बहुत एस्पिरेंट्स ने जोश टॉक्स से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं
फाइनेंशियली उनकी इस जर्नी में। तो इसलिए जोश टॉक्स ने कांटेक्ट किया इंग्लिश मीडियम के लिए केएसजी आईएएस के खान सर को और हिंदी मीडियम के लिए संस्कृति आईएएस को। शायद खान सर और केएसजी आईएएस की इंट्रोडक्शन ही देने की जरूरत नहीं है। देश के सबसे जाने माने और रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट्स में से है केएसजी। सृष्टि जैन देशमुख, शायद आपने नाम सुना हो, सर की ही स्टूडेंट रही हैं जिन्होंने 2018 में AIR 5 हासिल की। वहीं संस्कृति आईएएस के भी बहुत स्टूडेंट्स ने यूपीएससी में टॉप रैंक्स प्राप्त की हैं। कुछ ही समय में उनके भी बहुत स्टूडेंट्स की टॉक्स रिलीज होने वाली हैं। तो जोश टॉक्स ने केएसजी आईएएस और संस्कृति आईएएस से बात की और उन्हें रिक्वेस्ट किया कि क्या वो जोश की फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप दे सकते हैं। मुझे बहुत खुशी है हम सबके साथ ये बात शेयर करने की कि दोनों ही इंस्टीट्यूट्स मान गए। वो जोश की फैमिली के लिए अपने फाउंडेशन कोर्स पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, यानी कि वो क्वालिटी की एजुकेशन जिसकी फीस लाखों में जाती थी अब हम अफोर्ड कर पाएंगे। ये हेल्प वैल्यूएबल है सबसे ज्यादा हम नए एस्पिरेंट्स के लिए, जिन्हें फाउंडेशन कोर्स करना तो है लेकिन लाखों की फीस हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जोश फैमिली की ये स्कॉलरशिप पाने के लिए हम नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जब आपको कॉल आए तो प्लीज ये मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली के पार्ट हैं, ताकि आपको ये स्कॉलरशिप मिल पाए। जोश टॉक्स को बहुत गर्व है कि अब एस्पिरेंट्स को जोश सिर्फ कहानियों से नहीं बल्कि असलियत में फाइनेंशियली सपोर्ट कर पा रहा है। जोश टॉक्स का सपना कभी भी सिर्फ टॉक्स बनाना नहीं था। जोश का मानना है कि हम सब में एक काबिलियत है अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की, मगर जिंदगी की कुछ परिस्थितियां हमें अपने अंदर के टैलेंट को बाहर नहीं निकालने देती। लेकिन अब कम से कम हमारी फाइनेंशियल स्थिति हमें अपने आईएएस बनने के सपने से रोक नहीं सकती। जोश टॉक से एक बड़े भाई या बहन की तरह हर वक्त हम सबको जिंदगी में आगे लेके जाने के प्रयास में लगा रहेगा। आप बस जाके अपना 100% दीजिए, एक भी दिन जाया ना होने दे, बाकी जोश संभाल लेगा। जय हिंद।